हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, मेटल का पार्ट 1 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख भी लिया है। ये मेटल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है आप पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आप फॉलो कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन पूछा है, एनालिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो एनालिंग, देखिए, एनालिंग बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है। हीट ट्रीटमेंट का जो सीरीज मेरा आएगा, मेरा इसमें GDC का जो पेपर है इसमें आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, RRB ALP मुंबई में पूछा गया था क्वेश्चन। एनालिंग ऑफ द स्टील इज डन टू इम्पार्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हम एनालिंग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एनालिंग करने के टाइम हम क्या करते हैं, स्टील को ऑस्टेनाइट फेज में ले जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट फेज में ले जाते हैं। एंड ऑस्टेनाइट फेज में लाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, जब कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने के टाइम हम फार्नेस में कूलिंग करते हैं। कहाँ कूलिंग करते हैं, फार्नेस में कूलिंग करते हैं। ठीक है, फार्नेस में कूलिंग करने के बाद उसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या है, वो है कोर्स परलाइट। कोर्स परलाइट, और आप परलाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनालिंग करने के टाइम हम क्या करते हैं, स्टील को ले जाते हैं ऑस्टेनाइट फेज में। उससे आप जब कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने के टाइम हम फार्नेस में कूलिंग करते हैं। फार्नेस में भी कूलिंग कर सकते हैं, और दूसरा भी कूलिंग का प्रोसेस है, वो क्या है, जो ऐश वगैरह है, हॉट पार्टिकल है, उसको उसमें हम अंदर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी हम कूलिंग करते हैं। हमको याद रखना पड़ेगा कि कूलिंग रेट बहुत ही स्लो जैसे होगा। ठीक है, ऐसे हमको करना है। तो एनालिंग ऑफ द स्टील इज डन, एनालिंग किस लिए करते हैं, तो जो प्रोसेस है आपको बोल दिया है। एनालिंग हम करते क्यों है, अगर कोई जॉब हार्ड हो जाता है तो उसको हम सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, उसको हम मशीनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनालिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा, जो गिवन रिस्पेक्ट के ऑप्शन के हिसाब से डक्टिलिटी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सॉफ्ट और डक्टिलिटी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इधर में जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी में, ये होगा डक्टिलिटी। एंड एनालिंग के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया है, जो कूलिंग कब कहाँ होता है, एनालिंग के टाइम फार्नेस में कूलिंग करते हैं, एंड ऑस्टेनाइट फेज तक हम हीटिंग करते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है वो क्या है, कोर्स परलाइट और परलाइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डक्टिलिटी ऑफ द कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन के डक्टिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आया है RRB मुजफ्फरपुर। ठीक है, RRB मुजफ्फरपुर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कास्ट आयरन बोलते ही बेसिकली हम जिस कास्ट आयरन को मानते हैं वो है ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन का कलर ग्रे होता है, इसलिए इसमें ग्राफाइट प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्राफाइट का कलर क्या है, ग्राफाइट का कलर है ग्रे, इसलिए इस कास्ट आयरन का जो कलर बन जाता है ग्रे कलर हो जाता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो है इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। कौन सा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होता है। रिवर्स है, इसका जो उल्टा केस है। ठीक है, तो डक्टिलिटी ऑफ द कास्ट आयरन जो है वो क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, पुअर डक्टिलिटी ऑफ द कास्ट आयरन क्या है, पुअर। एंड कास्ट आयरन का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए जो मशीन बेड है, जैसे कि मान लीजिए लेद बेड, ठीक है, इसका लेद बेड मैन्युफैक्चरिंग होता है कास्ट आयरन से, क्योंकि इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एडेप्टेड फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोशन बाय एसिड्स। तो एसिड के बगैर अगर कोई कोरोशन हो रहा है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है,
उसको ये जो गिवन ऑप्शन है उसी के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रलाइजेशन विथ लाइम, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आरआरबी एएलपी रांची, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, जो इधर में जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब तो आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, ये भी रांची का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी रांची का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, which प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए पार्ट 1 वीडियो में मैं बताया था आपको मेटल का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मैं पार्ट 1 वीडियो में आपको बोला था फ्यूसिबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एंड इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, हम कास्टिंग कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, चारों ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा टेनासिटी। तो टेनासिटी जो है ये है एक क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, टेनासिटी है मेटल का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है टेनासिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। उसके बाद जिस क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, वो क्या है, the cutting tool material should be possesses certain quality, ability of the tool material to retain the most of the cold hardness property even at high temperature is termed as। तो देखिए हमका एक फंडा लेना पड़ेगा कि वो क्या है, हम जिस मटेरियल को हम काटेंगे, जिस मटेरियल को हम मशीनिंग करेंगे, ठीक है, वो सॉफ्ट होगा, एंड जिस मटेरियल का हेल्प से हम उस मटेरियल को मशीनिंग करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हार्ड, ठीक है। तो काटिंग टूल मटेरियल जो है वो होगा हार्ड, और आपका जो जॉब है जिसको आपको मशीनिंग करना है वो क्या होगा, वो होगा सॉफ्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा अगर हो जाएगा जब हम कटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जॉब है एंड एक टूल है, ठीक है, तो कटिंग करने के समय फ्रिक्शन के लिए इधर में इस पॉइंट में क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो हीट जनरेट का कारण क्या हो सकता है, ये जो टूल है, टूल का जो जिस पोर्शन जॉब के साथ कनेक्टेड है वो अगर प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, तो प्लास्टिक स्टेट में चले जाने के बाद क्या होगा, टूल जो है वो सही ढंग से क्या मेटल को नहीं काट सकता है, ठीक है। तो उसका जो हार्डनेस एक टेम्परेचर तक बरकरार रहना पड़ेगा, एंड जिस टेम्परेचर तक वो सही ढंग से काट सकते हैं मटेरियल को, ठीक है, वो क्या है, वो एलिवेटेड टेम्परेचर, उसको हम एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस एलिवेटेड टेम्परेचर तक मेटल टूल का जो काटिंग एबिलिटी, होल्ड करने का जो क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोल्ड हार्डनेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, सॉरी कोल्ड हार्डनेस नहीं, इसका आंसर कोल्ड हार्डनेस नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रेड हार्डनेस, ठीक है, कोल्ड हार्डनेस नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रेड हार्डनेस। तो देखिए टूल का जो काटिंग का जो क्षमता है एलिवेटेड टेम्परेचर तक उसका जो हार्डनेस अगर जैसे कि बरकरार रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेड हार्डनेस बोलते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सिकंदराबाद एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 के और हम भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है which one of the following material is relatively difficult फॉर मशीनिंग। इनमें से एक क्वेश्चन आया था किस एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन आया है आरआरबी इलाहाबाद एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर मशीनिंग। इनमें से कौन सा मटेरियल को मशीनिंग करना डिफिकल्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पहले वाला क्वेश्चन में ही आपको समझाया हूँ कि जो मटेरियल सॉफ्ट होगा उसी को ही हम मशीनिंग कर सकते हैं, एंड टूल जो मटेरियल है, टूल मटेरियल का क्या होगा, टूल मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा होगा, तब हम मटेरियल को काट सकते हैं। लेकिन अगर जो भी आपका अगर हार्ड हो गया है तो आप कैसे काटोगे उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनिलिंग करना पड़ेगा, एनिलिंग करने के बाद उसको वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको आप मशीनिंग कर सकोगे, उसको बाद उसको आप काट सकोगे, ठीक है। तो अगर कोई जॉब आपका हार्ड है उसको आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द मटेरियल विथ हायर डेंसिटी विल हैव, ठीक है। तो मटेरियल विथ हायर डेंसिटी विल हैव, तो देखिए
डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी और मास, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मेटल, आपका जो मेटल है उसका मास को यूनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको पास जो राशि आ जाएगा वो क्या है? डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी कब बढ़ेगा फ्रेंड्स? देखिए, अगर उसका वॉल्यूम अगर घटेगा एंड मास उसका इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा एंड मास जो है वो अगर इंक्रीज करेगा तभी ना डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो मास अगर इंक्रीज हो जाता है तो देखिए दूसरा एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है? वो है वेट। तो कोई चीज़ का जो वेट है, वेट इज इक्वल टू उसका मास इनटू उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, ठीक है। उसका मास एंड उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इधर में आपको क्या देखा है? डेंसिटी ज़्यादा होने के लिए किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? मास को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मास अगर कोई जॉब का इंक्रीज हो गया है तो बेसिकली उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा? उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? हायर वेट। कोई मटेरियल का अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका पीडीएफ में, पहला वाला जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट देने वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरा जो ऐप्स है टेक बुक, ठीक है, उस ऐप्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का डाउनलोड होने का लिंक आपको दे दूंगा। उस ऐप्स में जाइए, उसमें पहले वाला जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ है एएलपी का, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट शिफ्ट में, उसका फ्री टेस्ट है, आप दे सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंसाइल लोड इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो देखिए टेंसाइल टेस्ट, देखिए ये जो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, इस दोनों लोड को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इस दोनों लोड को हम बोलते हैं नॉर्मल लोड बोलते हैं। तो नॉर्मल लोड बाय नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस, ये जो टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस इज टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड को हम किससे डिवाइडेड करेंगे? टेंसाइल लोड को हम डिवाइडेड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वर्क पीस। तो टेंसाइल लोड जो है, टेंसाइल लोड को हम अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टेंसाइल लोड और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। एंड ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है एंड जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है इसको नॉर्मल स्ट्रेस मानता है, ठीक है। एंड शियर स्ट्रेस भी एक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो पार्ट 1 वीडियो में भी मैं अब डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। Which one of the following property of the material has the ability to change the shape? तो देखिए मटेरियल का शेप चेंज होता है लेकिन मटेरियल का कोई डिस्ट्रक्शन और परमानेंट फ्रैक्चर जो है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के कारण मटेरियल का जो है, मटेरियल में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट होता है लेकिन उसका फ्रैक्चर नहीं होता है। एंड इस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के काम हेल्प से हम फोर्जिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कॉइन के ऊपर अगर आपको इमेज को एम्बॉस करना है, ठीक है जी, कॉइन के ऊपर आपको इमेज को एम्बसिंग करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको प्लास्टिसिटी, मटेरियल को प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फोर्जिंग कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है, रोलिंग लिख लीजिए, रोलिंग।
आप रोलिंग ऑपरेशन करने के लिए जो प्रॉपर्टी का आपका ज़रूरत पड़ेगा वो क्या है, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से आप फोर्जिंग कर सकते हैं, मटेरियल को प्लास्टिक स्टेट में लाना पड़ेगा फोर्जिंग करने के लिए। रोलिंग करने के लिए भी मटेरियल को प्लास्टिक स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग करने के टाइम भी आपको मटेरियल को प्लास्टिक स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है टफनेस ऑफ द कटिंग टूल मीन्स द एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर। तो देखिए टफनेस का मतलब क्या है, अगर इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट में मटेरियल का जो फ्रैक्चर को रेजिस्ट करने का जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं टफनेस, ठीक है। मान लीजिए एक पेंडुलम हैमर है, मान लीजिए इधर में एक पेंडुलम हैमर है जिसका इनिशियल इधर में पेंडुलम हैमर जो है वो इधर में रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस पोजीशन से हम इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए इधर में एक जॉब है तो ये क्या होगा, इसको हिट करेगा, ठीक है। इसको हिट करेगा तो इसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो देखिए ये जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट में इसका जो फ्रैक्चर रेजिस्ट करने का जो क्षमता है उसको ही बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस का जो मेन फंडा है उसको आपको याद रखना, वो क्या है, इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट में मटेरियल का जो फ्रैक्चर रेजिस्ट करने का जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टफनेस बोलते हैं। एंड इधर में जो हैमर का मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया हो, ये है एक पेंडुलम हैमर, ठीक है। इस पेंडुलम हैमर से हम टफनेस का जो वैल्यू उसको हम निकालते हैं। दोनों टेस्ट है इसका जो टफनेस निकालने का, एक है आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के हिसाब से आइजॉड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के यूज़ करके इस्तेमाल करके हम टफनेस निकालते हैं। एंड दूसरा जो प्रोसेस है वो है 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, इसमें हम टफनेस को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय व्हिच इट ब्रेक्स ड्यू टू ऑल्टरनेट एप्लीकेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। तो देखिए ऑल्टरनेटिवली आपको मटेरियल के ऊपर टेंशन एंड कंप्रेशन अप्लाई करना, इसका मतलब क्या होगा है, हम मटेरियल के ऊपर रिपीटेड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो रिपीटेड स्ट्रेस के कारण मटेरियल का अगर ब्रेकिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं फैटिग। रिपीटेड लोड के कारण मटेरियल का अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटिग बोलते हैं, ठीक है। एंड जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीप। आरआरबी एएलपी गोरखपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू व्हिच इट एक्सपांड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट वायर एंड टीयर व्हेन हैमर्ड और रोल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला वीडियो में आपको समझाया था। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक रोटी को बेल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, आपके रोटी के ऊपर आप इधर में भी आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर में भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर में भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर में भी होगा, इधर में होगा, चारों तरफ जो है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी के कारण वो क्या है, रोटी जो है उसका डायमीटर क्या है, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स हम लगाते हैं वो क्या है, चारों ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच एक्सपांड इन ऑल डायरेक्शन में, अगर हम जो फोर्स कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं वो अगर चारों दिशा में वो अगर एक्सपांड होता है तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी है, इसमें इसका जो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इसका आंसर हो जाएगा मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी के लिए क्या है, जो हम फोर्स लगाते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, वो चारों ओर बढ़ जाते हैं। इसी के कारण हम क्या करते हैं, रोलिंग करके मटेरियल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ड्यू टू व्हिच इट डज नॉट ब्रेक इवन आफ्टर द अप्लाइंग प्रेशर और पुलिंग ऑन इट द कैपेसिटी टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स। तो मटेरियल का जो ये जो क्षमता है, आपको मटेरियल को खींच रहा है लेकिन मटेरियल जो है वो उसका स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेनासिटी। एंड टेनासिटी जो है मटेरियल का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल में कार्बन कंटेंट क्या है, एक पॉपुलर क्वेश्चन है।
एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 1.2%, ठीक है। तो कोल्ड चीजल में जो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम उसका परसेंटेज क्या है, 1 से लेकर 1.2। एंड इसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो कोल्ड चीजल जिसमें के अंदर 1 से लेकर 1.2 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम बोलते हैं टूल स्टील। क्या है, टूल स्टील। अगर कोई स्टील के अंदर 1 से लेकर 1.2% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं टूल स्टील। एंड टूल स्टील बेसिकली क्या है, टूल स्टील बेसिकली है हाई कार्बन स्टील। टूल स्टील है बेसिकली हाई कार्बन स्टील। एंड जो हाई कार्बन स्टील है उसमें कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, 0.8 से लेके 0.8 से लेके 1.5% तक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, क्या, हाई कार्बन स्टील में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 1.2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन बेड बिकॉज। तो देखिए मैं पहले ही आपको समझाया था कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा है कास्ट आयरन का, ठीक है। एंड कौन सा कास्ट आयरन के बारे में बोल रहे हैं इधर में, हम ग्रे कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। तो कास्ट आयरन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन को इस्तेमाल करते हैं कोई मशीन का बेड को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद द फ्री कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म इज नोन एज। तो कार्बन जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं कास्ट आयरन के अंदर वो क्या है, ग्राफाइट, ठीक है। एंड व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बाइड, व्हाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं कौन सा फॉर्म में, कार्बाइड फॉर्म में, कार्बाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ग्राफाइट प्रेजेंट रहने के लिए कास्ट आयरन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली वेल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि लम्प्स फॉर्मेशन होने का चांस रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का अब जो मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1150 डिग्री, 1150 डिग्री होगा कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। एंड स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ए मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ए मेल्टिंग पॉइंट है स्टील का, ठीक है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, कोई कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है, तो इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हिच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ क्रस्ट में है, भूगर्भ में सबसे ज़्यादा जो मटेरियल मिलते हैं वो है एल्यूमिनियम। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछता है व्हिच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट के बजाय वो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस में कौन सा चीज़ जो ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है, इधर में मेटल नहीं है। Which element is most abundant in अर्थ सरफेस, तो तब आपका आंसर क्या हो जाता है, तब आपका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ सरफेस में ज़्यादा मिलते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर, तो तब आपका आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। तो अगर कोई मटेरियल अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है तो वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस में कोई एलिमेंट ज़्यादा है वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीजन। एंड एटमोस्फियर में होगा नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच मेटल इज एन एलॉय ऑफ व्हाइट मेटल, ठीक है। व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, व्हाइट मेटल किस किस धातु का मिक्सचर है, ठीक है। व्हाइट मेटल किस किस धातु का मिक्सचर है, इसके बारे में आपको पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉपर, टीन, कॉपर, लेड, टीन एंड एंटीमोनी। एंड ये जो व्हाइट मेटल है ये एक बियरिंग मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, बियरिंग मटेरियल। व्हाइट मेटल जो है एक बियरिंग मटेरियल है, ठीक है। बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये इस मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं। एंड देखिए व्हाइट मटेरियल एक लेड बेस एलॉय भी है, एक टीन बेस एलॉय भी है। अगर आपको पूछा है व्हाइट मेटल कौन सा बेस का एलॉय है, तो व्हाइट मेटल लेड बेस एलॉय भी है एंड टीन बेस एलॉय भी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाई कार्बन स्टील टूल आर यूज्ड फॉर टर्निंग एट,
ठीक है। तो देखिए हाई कार्बन टूल स्टील को आप किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन दिया है। आरआरबी अजमेर में एक क्वेश्चन आया था, हाई कार्बन टूल स्टील यूज्ड फॉर टर्निंग एट। तो देखिए हाई कार्बन टूल स्टील जो है काटिंग टूल जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा काटिंग स्पीड नहीं इस्तेमाल कर सकोगे, तो इसमें क्या होगा, लोअर काटिंग स्पीड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड हाई कार्बन टूल स्टील के बाद जो टूल्स आया है वो क्या है, हाई स्पीड स्टील, जिसको आप हाई कार्बन टूल स्टील से 2 to 3 टाइम्स फास्टर स्पीड में आप काट सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड स्टील को आप हाई कार्बन टूल से बना हुआ टूल से हाई कार्बन स्टील से बना हुआ टूल से आप 2 to 3 टाइम्स फास्टर स्पीड में आप काट सकोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोअर काटिंग स्पीड देन HSS2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, एंड आगे भी ऐसा करके आपको हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।